1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, उसके बाद से ही ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि फ्यूचर में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी। लेकिन 51 साल बीत जाने के बाद भी चांद पर बस्तियां बसाई नहीं जा सकी हैं। हालांकि अब ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि चांद पर फिर से इंसानों को भेजा जाएगा और इस बार चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर इंसानी बस्तियां बसाने की जिम्मेदारी भी होगी। प्रोजेक्ट सफल रहा तो फिर वहां पर और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, लेकिन चांद पर बसने के इस सफर में कई चुनौतियां भी होंगी। झुलसाने वाली दिन की गर्मी और फिर जमाने वाली रात की ठंड, खाने और पानी की अनअवेलेबिलिटी समेत कई चुनौतियां हैं जिसका सामना चांद पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को करना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इंसानों के चांद पर बसने पर उनका जीवन कैसा होगा, जीने के लिए जरूरी रिसोर्सेज कहां से आएंगे और क्या चांद पर खेती की जा सकेगी। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुए खतरों को देखते हुए मार्स और मून पर जीवन की तलाश तेज हो गई है। स्पेसएक्स 2030 तक मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो वहीं नासा चांद पर फिर से एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी में है। मुमकिन है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर मार्स और मून पर इंसानों की बस्तियां बसाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन पृथ्वी जैसा जीवन कहीं और पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि हम चांद पर रहना शुरू करते हैं तो फिर हमें अपनी सारी आदतें बदलनी होंगी। चांद पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि चांद पर इंसानों के लिए क्या क्या है। धरती से छोटा सा दिखने वाला चांद दरअसल नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। चांद पर ऐसे रेयर रिसोर्सेज भी अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं, जो पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तब हम चांद से इन रिसोर्सेज को पृथ्वी पर ला सकते हैं। लेकिन रिसोर्सेज की माइनिंग के लिए चांद पर इंसानों का रहना जरूरी है, और जब इंसानों को चांद पर रहना होगा तो वहाँ हर हाल में इंसानी बस्तियां बसानी ही होंगी और जीवन के लिए सारी जरूरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवानी होंगी। चांद के सरफेस पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, गोल्ड, सिल्वर समेत कई और एलिमेंट्स मौजूद हैं। चांद पर रेयर एलिमेंट हीलियम 3 भी अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। हीलियम 3 डायरेक्ट सनलाइट से आता है, लेकिन पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इसे सरफेस तक आने से रोक लेता है, जबकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सौर मंडल के फॉर्मेशन के बाद से ही हीलियम 3 चांद की सतह में अब्जॉर्ब हो रहा है। हीलियम 3 इतना पावरफुल है कि 100 ग्राम हीलियम 3 से टेक्सास शहर में 1 साल तक नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है। फिलहाल पृथ्वी पर 28 ग्राम हीलियम 3 की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। चांद पर परमानेंटली सेटल होने से पहले वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे बड़ी चुनौती खाना और पानी चांद तक पहुंचाने की होगी। चांद पर 1 पाउंड वजन वाले किसी सामान को भेजने में लगभग $50,000 का खर्चा आता है। इस रेट से एक आदमी के लिए 1 दिन का खाना और पानी भेजने में ही लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। चांद पर सामान भेजने में आने वाले खर्चे को देखते हुए चांद पर जाने से पहले ही हमें ऐसी टेक्निक्स डेवलप करनी होंगी जिनकी मदद से हम चांद पर ही खेती कर सकें। अगर चांद पर फसल उगने में कामयाबी मिल भी गई, तब भी खेती के लिए जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पृथ्वी से ही लाने होंगे। पृथ्वी की मिट्टी और एटमॉस्फेयर में नेचुरल तौर पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं, जो फसलों के उगने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चांद पर खेती के लिए इन सब जरूरी केमिकल्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को पृथ्वी से चांद पर भेजना होगा। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चांद पर भेजने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होगी कि उस फसल से अनाज पैदा होगा भी या नहीं। फसलों के लिए मौसम भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। पृथ्वी पर मौसम के अनुसार ही खेती की जाती है, जबकि चांद पर तो कोई मौसम है ही नहीं। चांद पर कंटिन्यूसली 14 दिनों तक सूरज की रोशनी रहती है और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 14 दिनों तक कंप्लीटली डार्कनेस।
सूरज की रोशनी के समय चांद की सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और फिर अंधकार के समय -173 डिग्री सेल्सियस तक। 14 दिन तक भयानक गर्मी और फिर 14 दिनों तक भयानक सर्दी। ऐसी सिचुएशन में फसल को उगाने के लिए वैज्ञानिकों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फसलों को छोड़िए, इस टेम्परेचर में इंसान कैसे रह सकता है? ये जानने से पहले पानी और ऑक्सीजन का हाल जान लेते हैं। पानी और ऑक्सीजन तो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। थैंकफुली चांद पर जाने से पहले वैज्ञानिकों को इन दो चीजों के बारे में सबसे कम सोचना है, क्योंकि ये दोनों चीजें चांद पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें यूज में लाने से पहले वैज्ञानिकों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। चांद पर पानी की खोज भारत के चंद्रयान 1 ने की थी। चांद पर पानी बर्फ के रूप में चांद के उस हिस्से में मौजूद है जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। आइस माइनिंग शुरू करने के बाद कई प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। सबसे पहले तो पानी की कमी दूर होगी। इसके अलावा इस पानी से चांद पर खेती भी की जा सकेगी। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या न्यूक्लियर जनरेटर की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट फ्यूल भी प्रोड्यूस किया जा सकेगा और साथ ही में सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी भी दूर होगी। रॉकेट फ्यूल चांद पर ही प्रोड्यूस होने लगे तो फिर चांद पर आने जाने का खर्चा भी कम होगा और साथ ही चांद से भी दूसरे प्लैनेट्स के लिए मिशन लॉन्च किए जा सकेंगे। हालांकि चांद पर जाने के बाद आइस माइनिंग शुरू करने में भी समय लगेगा। तब तक के लिए पानी पृथ्वी से ही लेकर जाना होगा और फिर यूज किए गए पानी को रिसाइकल करना होगा और जिसे बाद में फिर से यूज किया जा सकेगा। चांद पर जाने वाले लोगों को ऑक्सीजन के लिए भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा। चांद के सरफेस पर ऑक्सीजन मौजूद है जिसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यूज में लाया जा सकता है। पावर सप्लाई चांद पर ह्यूमंस के लिए एक चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है, लेकिन चांद पर सनलाइट सिर्फ 14 दिन तक रहती है। 14 दिन के बाद अगले 14 दिनों तक पूरे चांद पर अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में सनलाइट की गैर मौजूदगी में एनर्जी के दूसरे सोर्सेज को डेवलप करना होगा। अदर सोर्सेज के लिए एक विकल्प हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। चांद से प्राप्त किए गए यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर भी जनरेट की जा सकती है। खाना, पानी, ऑक्सीजन और एनर्जी का इंतजाम होने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती होगी चांद की सरफेस पर बेस बनाने की। लो ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के जैसे ऊंची बिल्डिंग्स चांद पर बनाई नहीं जा सकती। बेस बनाने के लिए जरूरी चीजें पृथ्वी से ले जाना काफी महंगा साबित होगा। इसीलिए बेस के लिए भी वैज्ञानिकों को चांद पर मौजूद रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि पहली बार जाने पर बेस बनाने के लिए जरूरी सामान भी पृथ्वी से ही लेकर जाना होगा। चांद पर बनाया जाने वाला बेस एयर टाइट होगा ताकि बेस के अंदर ब्रीदेबल एयर रुक सके। ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी होगी जो दिन के समय जलाने वाली गर्मी से बेस को ठंडा रख सके और फिर रात के समय जमाने वाली सर्दी से भी बेस को गर्म रख सके। दिन में चांद का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तो वहीं रात के समय -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नॉर्मली चांद पर ना तो दिन और ना ही रात का टेम्परेचर जीने के लायक है। चांद की सरफेस पर माइक्रो मीटियोराइट्स की भी बारिश होती है, तो ऐसा बेस तैयार करना होगा जो माइक्रो मीटियोराइट्स को झेल सके और साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को सोलर रेडिएशन से भी बचा सके। चांद पर बेस बनाने के लिए वैज्ञानिक 2 ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। दोनों ऑप्शंस का मेन मटेरियल चांद की सरफेस पर जमी धूल है। चांद पर इग्लू डिजाइन की बेस बनाना पॉसिबल है। जर्मन स्पेस एजेंसी ल्यूनर डस्ट से छोटे छोटे ईंट बनाकर बेस तैयार करना चाहती है, लेकिन ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। ल्यूनर डस्ट से एक ईंट बनाने में 5 घंटों का समय लगता है। इस स्पीड से शायद 1 साल में एक आदमी के लिए ही बेस बन सकता है। दूसरा ऑप्शन 3D प्रिंटर है। मशीन की मदद से ल्यूनर डस्ट को सॉलिड मटेरियल में बदलकर 3D प्रिंटर से एयर टाइट बेस बनाया जा सकता है।
बेस बन जाने के बाद फाइनली चांद पर कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होने के बाद चांद पर लोग शांति से रह सकेंगे। चांद पर रहने के दौरान उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना होगा। हर समय उन्हें स्पेस सूट में रहना होगा, वहाँ की ग्रेविटी से तालमेल बैठाना होगा। सबसे बड़ी परेशानी तो टेम्परेचर की वजह से होगी। इन सभी चीजों को देखते हुए चांद पर परमानेंटली सेटल होने का सपना काफी मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है, चांद पर इंसान हमेशा के लिए रह सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूलें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। हम मिलते हैं इसी तरह की अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।